नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। श्रीलंका से आज फिर चौंकाने वाली खबरें आई। श्रीलंका आज फिर जलता हुआ दिखाई दिया। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश से फरार हो गए। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और देश छोड़ने से पहले प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे को वर्किंग प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया। विक्रमसिंघे ने प्रेसिडेंट बनते ही देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया, कोलंबो में कर्फ्यू लगा दिया और सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती से निपटने का आदेश दिया। इससे जनता फिर भड़क गई। जो लोग पहले सरकार के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अब उत्तेजित हो गए। लोगों ने विक्रमसिंघे के घर पर कब्जा कर लिया, घर को आग लगा दी। पुलिस और आर्मी के साथ लोगों की झड़प हुई। अब श्रीलंका में अराजकता की स्थिति है। कोई सरकार नहीं है, सब कुछ जनता के हाथ में है। चीन, जो श्रीलंका का बड़ा दोस्त बनता था, दूर से तमाशा देख रहा है। भारत ने श्रीलंका की जनता का साथ देने की बात कही है, लेकिन तमाम बड़े बड़े मुल्कों ने श्रीलंका से फिलहाल दूरी बना ली है। कुल मिलाकर श्रीलंका में कल क्या होगा, आज कोई नहीं कह सकता। हमारे संवाददाता टी राघवन मुश्किल हालात में श्रीलंका से पल पल की रिपोर्ट भेज रहे हैं। उनका आंखों देखा हाल मैं आपको दिखाऊंगा और तस्वीरें देखकर, राघवन की बात सुनकर आपको अंदाजा लगेगा हालात ऐसे हैं कि श्रीलंका के नेताओं को भागने की जगह नहीं मिल रही। गोटाबाया राजपक्षे को दुबई, अबू धाबी और अमेरिका तीनों ने शरण देने से इनकार कर दिया। अब मालदीव भी कह रहा है कि गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति के तौर पर माले आए थे, वो सिर्फ ट्रांजिट के लिए मालदीव में रुके, वो वहां रहेंगे या नहीं ये नहीं कहा जा सकता। पता लगा है कि अब गोटाबाया मालदीव से सिंगापुर जाएंगे, यानी मालदीव ने भी श्रीलंका के सबसे बड़े नेता को शरण देने से इनकार कर दिया है। अब सवाल है कि गोटाबाया मालदीव कैसे पहुंचे, उनके प्लेन को माले एयरपोर्ट पर उतरने की परमिशन कैसे मिली, इस वक्त में उनकी मदद किसने की, इसकी एक एक डिटेल मेरे पास है। और ये डिटेल्स इतनी इंटरेस्टिंग है कि सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि देश को बेहाल करने वाले, अंधकार में धकेलने वाले किस तरह से, कितनी गहरी और किसके साथ मिलकर साजिश करते हैं। मैं आपको इसकी डिटेल्स बताऊं, इससे पहले दिखा देता हूं कि इस वक्त श्रीलंका में क्या हाल है। वहां के लोग किस तरह से अपने हुक्मरानों के खिलाफ सड़क पर उतरे हुए हैं और सरकारी बिल्डिंग्स पर कब्जा कर रहे हैं। इस वक्त श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, मंत्रियों के घरों समेत तमाम सरकारी बिल्डिंग्स पर जनता ने कब्जा कर लिया है और प्रदर्शनकारियों ने ऐलान कर दिया कि अगर गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा नहीं दिया, विक्रमसिंघे ने कुर्सी नहीं छोड़ी, नई सरकार का गठन नहीं हुआ, तो जनता पार्लियामेंट पर भी कब्जा कर लेगी। असल में जनता का गुस्सा इसलिए भड़का क्योंकि सुबह लोगों को पता चला कि गोटाबाया एयरफोर्स के प्लेन से मालदीव भाग गए हैं। और दूसरी बात, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि रनिल विक्रमसिंघे को अपनी गैर मौजूदगी में राष्ट्रपति का कामकाज देखने को कहा है। जैसे ही खबर फैली, जनता सड़कों पर आ गई, प्रोटेस्ट शुरू हो गए। हजारों लोगों ने प्रधानमंत्री के कैंप ऑफिस और सचिवालय की तरफ कूच कर दिया। चूंकि प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया, सिक्योरिटी फोर्सेस को सख्ती का आदेश दे दिया, तो फोर्स भी पहुंच गई। इसके बाद तो पब्लिक और पुलिस आमने सामने थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बैरिकेडिंग करके लोगों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। जब भीड़ प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट और उनके आवास तक पहुंच गई, प्रदर्शनकारियों ने प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस को घेर लिया। फिर सुरक्षा बलों ने भीड़ को रोकने के लिए टीयर गैस के गोले फेंके। इससे कुछ देर के लिए विरोध प्रदर्शन रुका, लेकिन लोग इतने ज्यादा थे और इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि टीयर गैस के शेल छोड़े जा रहे हैं या लाठीचार्ज हो सकता है। इस प्रदर्शन के दौरान घायल एक युवक की मौत भी हो गई है।
शेलिंग यहाँ पर की जा रही है ताकि, क्योंकि उस तरफ जो प्रधानमंत्री का आवास है उसके ठीक बाहर बहुत सारी बड़ी तादाद में लोग जो हैं जमा हो गए थे, उनको हटाने के लिए, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस के कवर को थोड़ा सा और आगे भेजा जा सके। यहाँ से फिर वापस एक बार देखिए किस तरह से टीयर गैस की शेलिंग की जा रही है। कई राउंड टीयर गैस जो है यहाँ से फायर की जाती है ताकि लोगों को वहाँ से हटाया जा सके, और ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कुछ दूरी पर यहाँ से जो प्रधानमंत्री के आवास का जो मेन गेट है वहाँ पर पहुँच सके। एक बार फिर देखिए किस तरह से जो है तस्वीरों के जरिए अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो लोगों को तितर-बितर करने के लिए किस तरह से एक बार फिर यहाँ पर टीयर गैस की शेलिंग हो रही है। यहाँ पर जो मेरे आसपास जो प्रदर्शनकारी वाले लोग दिख रहे हैं जिनके हाथ में पानी की बोतल है, वो वापस रिटालिएट कर रहे हैं, पानी की बोतलों से फोर्सेस के ऊपर जो है वो हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, और सड़क पर भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इतनी ज्यादा जलन होती है इस टीयर गैस की वजह से। एक बार फिर टीयर गैस शेलिंग जो है वो शुरू की गई है अंदर पुलिस फोर्सेस की तरफ से। वो चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री का निजी रेसिडेंस है, इसीलिए यहाँ पर कब्जा करने नहीं दिया जाएगा, लेकिन लोग जो हैं वो यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। जैसे ही टीयर गैस की शेलिंग होती है कुछ देर तक लोग जो हैं यहाँ पर भागते हैं यहाँ से, लेकिन जैसे ही वो धुएं का असर कम हो जाता है हमारी तरफ, वो भी एक बार फिर प्रधानमंत्री के आवास की तरफ बढ़ जाते हैं और एक बार फिर उस गेट को तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। बहुत क्लियर मैसेज श्रीलंका की जनता की तरफ से कि अब इन पॉलिटिशियंस को गद्दी पर नहीं देखा जा सकता है। लोगों ने अपने देखा सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है, इसलिए हालत और खराब हो गई है। राघवन बता रहे थे कि श्रीलंका में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका कोई नेता नहीं है, ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं जो चाहते हैं कि सरकार बदले, राजपक्षे परिवार का कोई मेंबर सत्ता में ना रहे, राजपक्षे की सरकार में शामिल लोग और उनके करीबी लोग अब सरकार से दूर हो जाएं, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक लोग किसी की सुनने वाले नहीं हैं। अब श्रीलंका में सिक्योरिटी फोर्सेस और जनता आमने सामने है। पब्लिक टीयर गैस के शेल्स वापस सेना के जवानों पर फेंक रही है, कई पत्थरबाजी हो रही है। हालांकि पब्लिक इतनी ज्यादा है कि सेना के जवान उन पर फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस भी पब्लिक के प्रेशर में पीछे हट गई। लोगों ने प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा कर लिया, सैकड़ों लोग गेट तोड़कर प्राइम मिनिस्टर के कैंप ऑफिस में दाखिल हो गए। जिस तरह 9 जुलाई को लोगों ने प्रेसिडेंट के पैलेस पर कब्जा किया था, उसी तरह से आज प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के सरकारी आवास की छत पर देश का झंडा फहरा दिया। सुबह से लगातार जद्दोजहद, संघर्ष, पुलिस और फोर्सेस के साथ टकराव, उसके बाद एक बार फिर यहाँ के लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी जीत हो गई है। प्रधानमंत्री का आवासीय कार्यालय आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जिस पर अब लोगों का कब्जा हो गया है। शनिवार को भी ऐसा एक लाखों की तादाद में जो लोग जुटे थे उन्होंने प्रोटेस्ट करते हुए हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने जो ऑफिशियल रेजिडेंस हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के, साथ में राष्ट्रपति के सचिवालय को भी अपने कब्जे में कर लिया था। आज सुबह से फ्लावर रोड पर बने इस बिल्डिंग के सामने लगातार संघर्ष हो रहा था। कई बार कई राउंड टीयर गैस की शेलिंग यहाँ पर हुई ताकि लोगों को यहाँ से भगाया जा सके, खदेड़ा जा सके, लेकिन लोगों ने ठान लिया था कि इस बिल्डिंग पर कब्जा करने के बाद ही अब उनका ये आंदोलन जो है वो पूरा होगा। अब आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में श्रीलंका का झंडा लिए लोग प्रधानमंत्री के आवासीय कार्यालय के ऊपर खड़े हैं और यहाँ पर लगातार इस बात की नारेबाजी हो रही है कि एक और संघर्ष उन्होंने जीत लिया है। और अब ये कह रहे हैं कि रणिल विक्रमसिंघे, जिन्हें स्पीकर ने एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया, अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, अपने पद से, प्रधानमंत्री के पद से नहीं हटते हैं, तो उनके इस बिल्डिंग के बाद अब अगली जो लड़ाई है, अगली जो चढ़ाई है, वो संसद भवन पर होगी। आप देखिए किस तरह से हजारों की तादाद में लोग जो सुबह से इस भवन के बाहर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस से जूझ रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, टीयर गैस की शेलिंग के बीच में लगातार वो डटे हुए थे। उसके बाद एक बार जब लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती गई और उसके बाद पुलिस फोर्सेस और जो सेना के जवान हैं उन्होंने भी गिव अप कर दिया और लोग एक साथ
इस बिल्डिंग के अंदर घुस गए हैं और इस बिल्डिंग पर अब उन्होंने फिलहाल कब्जा कर लिया। ये लड़ाई जो है लगातार देखी जा रही है क्योंकि श्रीलंका जिस तरह की आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है, लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा है। घंटों घंटों दिनों तक उन्हें किलोमीटर दूर तक लाइन में खड़ा होना पड़ता है गैस के लिए, पेट्रोल के लिए और जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनके लिए। और इस वजह से इतना गुस्सा है कि लोग, खास तौर पर जो यंग जनरेशन है, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखा गया है। और एक तरह से इस पूरे सिस्टम को चेंज करने के लिए पब्लिक ने एक दृढ़ निश्चय किया। और उसके बाद ये तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं कि किसे एक जो सरकारी भवन है यहाँ पर उसे कब्जे में लिया जा रहा है। एक बार फिर अगर आप देखें तो किस तरह से लोग श्रीलंका के झंडे को लेकर यहाँ पर चढ़ गए हैं बिल्डिंग के ऊपर। यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे जो 3 फ्लैग पोस्ट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, उन 3 फ्लैग पोस्ट पर भी अब तिरंगा जो श्रीलंका का जो झंडा है उसे फहरा दिया गया है। और एक और आइकॉनिक बिल्डिंग जो कोलंबो राजधानी में है उसे अब प्रदर्शनकारियों ने अपने कब्जे में, अपने नियंत्रण में ले लिया है। और इसके लिए सुबह से लगातार जद्दोजहद, संघर्ष और लड़ाई चल रही थी। और बहुत साफ यहाँ के लोगों का कहना है कि रणिल विक्रमसिंघे अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो अगली लड़ाई जो है वो पार्लियामेंट पर चढ़ाई की होगी। और सिचुएशन जो है तब तक नॉर्मल नहीं होंगे जब तक रणिल विक्रमसिंघे अपने पद से नहीं हट जाते हैं। ऐसे चार्ज एटमॉस्फेयर में, ऐसे वातावरण में रिपोर्टिंग करना आसान नहीं होता, लेकिन राघवन दिन भर श्रीलंका से आंखों देखे हाल की ऐसी ही तस्वीरें भेजते रहे। उन्होंने बताया कि हालात ऐसे हो गए कि लोगों ने सिर्फ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के आवास पर कब्जा नहीं किया, बल्कि सरकारी टीवी के दफ्तर में भी घुस गए, लोग स्टूडियो में घुस गए और इसके बाद ब्रॉडकास्ट रोक दिया गया। लोगों का कहना है कि अब श्रीलंका के नेताओं का करप्शन सहन नहीं करेंगे। अगर सरकार नहीं बदली तो जनता सत्ता अपने हाथ में ले लेगी। If you do the wrong things, अगर आप गलत काम करेंगे तो जनता सड़क पर उतरेगी और सत्ता को अपने हाथ में ले लेगी। a power to themselves. 9th of July and also हमने 9 जुलाई को प्रदर्शन किया और आज जब रणिल विक्रमसिंघे ने गलत कदम उठाने की कोशिश की तो हमने तुरंत ही कार्रवाई की। lies, these people who are in power. ये लोग बहुत समय से सत्ता में हैं और इसी वजह से हालात खराब हुए हैं। इसी वजह से जनता ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया है और अब इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। सत्ता में बैठे लोगों ने हमसे झूठे वादे किए हैं और इसीलिए उन्हें कुर्सी छोड़नी ही होगी। सत्ता जनता को वापस करनी ही होगी। Obey the rule of the people right now. we got the हाँ, हम प्रधानमंत्री के आवास में गए और वहाँ मौजूद सुरक्षा कर्मियों को मजबूर किया कि वो हमें अंदर आने दें। अब रणिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए, लेकिन हम उन्हें पसंद नहीं करते। हम एक नई राजनीतिक व्यवस्था चाहते हैं। हमें मौजूदा व्यवस्था पर यकीन नहीं है, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, हम इस जगह से पीछे नहीं हटना चाहते थे। आखिर में हम जीते। आखिर में जनता की जीत हुई। ये श्रीलंका की जनता और युवा पीढ़ी की जीत है। सेना ने हमें जरा सा यहाँ वहाँ धकेलने की कोशिश की, लेकिन ये आम बात है। उन्होंने कोई गोली नहीं चलाई, कुछ नहीं किया और रणिल विक्रमसिंघे बहुत ढीठ है। उनका घर जला दिया गया, फिर भी उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। आज के प्रदर्शन के लिए उन्होंने ही उकसाया। अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया होता तो जो आज हुआ वो कुछ नहीं होता। आप जनता को दोष नहीं दे सकते। हम भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, पेट्रोल खरीदने तक के पैसे नहीं है और उनके पास सिर्फ नेताओं के लिए पेट्रोल है। और ये जिस ऑल पार्टी यूनिटी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, इनमें है कौन? ये राजनेता नहीं, ये तो दलाल है, डीलर है। वो संसद के भीतर डील करते हैं। तो ये संघर्ष तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम सही राष्ट्रपति और अच्छा प्रधानमंत्री नहीं पा जाते। हम जनता विमुक्ति पैरामुना की सरकार चाहते हैं, लेकिन अभी इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है क्योंकि संसद में उनके पास सिर्फ 3 सीटें हैं। लेकिन अगर आज चुनाव हो जाएं तो भगवान जाने उन्हें शायद बम्पर जीत मिलेगी। उस शख्स को पद से हटा दो। हाँ, हम सुबह से संघर्ष कर रहे थे। हर बार हमारे नेता सत्ता पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। जनता मांग रही है कि आप पद छोड़ दें। हमें पता नहीं कि राष्ट्रपति कहाँ है, उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। हम मांग कर रहे हैं कि आप फौरन पद छोड़ें और सत्ता जनता के हाथ में दें। Step down. लोग बताते हैं कि श्रीलंका में पिछले 5 महीनों से भयंकर आर्थिक संकट है। लोगों के पास न खाने को कुछ है, न कमाने का जरिया है। चूल्हे जलाने को गैस नहीं है, गाड़ी चलाने को तेल नहीं है। चूंकि श्रीलंका का सबसे बड़ा जो बिजनेस है, व्यवसाय है, वो फिशिंग है। फिशिंग के लिए बोट चाहिए। बोट तो है, लेकिन बोट के लिए डीजल नहीं है। ये हालात 5 महीने से हैं।
लोगों को यह भी पहले से पता था कि इस तरह के हालात इसलिए पैदा हुए क्योंकि राजपक्षे परिवार और सरकार में शामिल लोगों ने करप्शन की, लूट मचाई। ये सब लोगों को पता है। जनता राजपक्षे को हटाने के प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अब तक ये शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था। अब सवाल है कि अचानक आज ऐसा क्या हुआ कि लोग भड़क गए। असल में लोगों को आज पता चला कि रात के अंधेरे में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भागकर मालदीव पहुंच गए हैं। उन्होंने जनता से वादा किया था कि वो 13 जुलाई को इस्तीफा दे देंगे, कुर्सी छोड़ देंगे। गोटाबाया ने यह वादा करते हुए एक चिट्ठी श्रीलंका की संसद के स्पीकर को भेजी। जनता उम्मीद कर रही थी कि गोटाबाया आज इस्तीफा दे देंगे, देश में नई सरकार बनेगी, लेकिन वो देश से भाग गए और इस्तीफा नहीं दिया। उल्टा प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे को वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया। आप सोचिए लोगों की नाराजगी का आलम क्या होगा, जिसके सामने श्रीलंका की एयरफोर्स को सफाई देनी पड़ी। एयरफोर्स ने बयान जारी करके बताया कि आर्म फोर्सेस का कमांडर होने के नाते राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने एयरफोर्स को एक विमान उपलब्ध कराने का आदेश दिया था, जिसका पालन करते हुए एयरफोर्स ने प्लेन मुहैया करवाया। एयरफोर्स के प्लेन के जरिए गोटाबाया मालदीव पहुंचे, लेकिन हैरानी तब हुई जब मालदीव की सरकार ने कह दिया कि उसने गोटाबाया का वेलकम नहीं किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति सिर्फ ट्रांजिट के लिए मालदीव में हैं, वो जल्दी ही किसी और देश में जाएंगे। सवाल यह कि जब मालदीव ने उन्हें शरण नहीं दी तो फिर गोटाबाया की मदद किसने की? इसके बारे में जब मैंने पता किया तो जो डिटेल सामने आई वो हैरान करने वाली थी। जानकारी यह मिली कि गोटाबाया को लेकर जब श्रीलंकन एयरफोर्स का विमान मालदीव की राजधानी माले पहुंचा तो वहां के एटीसी ने गोटाबाया के विमान को लैंडिंग की परमिशन नहीं दी, ग्रीन सिग्नल देने से इनकार कर दिया। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद मालदीव के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद नशीद एयरपोर्ट पहुंच गए। स्पीकर के कहने पर एटीसी ने गोटाबाया के विमान को माले में लैंड करने की इजाजत दे दी। अब आप सोचेंगे मोहम्मद नशीद का गोटाबाया राजपक्षे से क्या संबंध है? जो नशीद सरकार की मर्जी के बगैर उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंच गए और उनके विमान को लैंडिंग करने की परमिशन दिलवाने लगे। असल में मालदीव के स्पीकर मोहम्मद नशीद के साथ राजपक्षे परिवार की बड़ी पुरानी दोस्ती है। 10 साल पहले जब मालदीव में इसी तरह की हिंसा हुई थी, उस वक्त वहां श्रीलंका जैसे हालात थे। तब मोहम्मद नशीद का परिवार मालदीव से भागकर श्रीलंका आया था। उस वक्त मोहम्मद नशीद की वाइफ और उनकी बेटियों को राजपक्षे ने अपने घर में रखा था, उन्हें शरण दी थी, उनकी बहुत मदद की थी। इसलिए अब जब राजपक्षे परिवार मुसीबत में है तो मोहम्मद नशीद उनकी मदद के लिए आगे आए। सुबह गोटाबाया के मालदीव पहुंचने की खबर श्रीलंका पहुंची तो लोगों को लगा अब नई सरकार बनेगी। लेकिन श्रीलंका के पार्लियामेंट के स्पीकर महिंदा जयवर्धने की बात सुनकर लोग चौंक गए। महिंदा जयवर्धने ने कहा कि राष्ट्रपति गोटाबाया ने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि वो विदेश यात्रा पर हैं। इसलिए उन्होंने देश छोड़ने से पहले प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे को वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया है। माननीय राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने मुझे खबर दी है कि उन्होंने संविधान की धारा 37.1 के तहत प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे को अपनी जिम्मेदारियां निभाने को कहा है, क्योंकि वो इस वक्त विदेश में हैं। अब जैसे ही लोगों को पता चला कि मालदीव में मोहम्मद नशीद ने गोटाबाया की मदद की तो जनता का गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि लोग जानते हैं कि मोहम्मद नशीद राजपक्षे के करीबी हैं। मोहम्मद नशीद दुनिया भर से श्रीलंका को कर्ज दिलाने में मदद करते हैं। श्रीलंका की सरकार ने मोहम्मद नशीद को बाकायदा कर्ज दिलाने में मदद के लिए कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है। इसलिए गोटाबाया के मालदीव पहुंचने पर लोगों की नाराजगी काफी बढ़ गई। लोगों को लगता है कि सत्ता में बने रहने की नीयत से ही गोटाबाया राजपक्षे के इशारे पर विक्रम रणसिंघे ने देश में इमरजेंसी लगाई है। अब श्रीलंका के विरोधी दलों के नेता भी पब्लिक के साथ खड़े हो गए हैं। विरोधी दलों के नेता कह रहे हैं कि गोटाबाया का बिना इस्तीफा दिए श्रीलंका से भागना देश के साथ धोखा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोटाबाया राजपक्षे अपना इस्तीफा दिए बिना ही देश से चले गए। स्पीकर और पूरे देश को भरोसा था कि वे अपना इस्तीफा ठीक तरह से देंगे और संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री फिर कार्यकारी राष्ट्रपति बनते। उसके बाद हम अगले हफ्ते तक राष्ट्रपति के बचे कार्यकाल के लिए नए राष्ट्रपति का चुनाव 20 जुलाई को संसद में गुप्त मतदान के जरिए कर लेते।
नया राष्ट्रपति कौन होगा ये तो संसद के हाथों में है, जो गुप्त मतदान से फैसला करेगी। लेकिन दो तरह की राय है। एक तो ये कि राष्ट्रपति कार्यकारी रहें लगभग 6 महीने के लिए और उसके बाद देश में नए चुनाव कराए जाएं, जिससे जनता नए संसद सदस्य चुनने में अपनी राय और उम्मीदें व्यक्त कर सके, और इस दौरान कार्यकारी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही रहें। हमारे संवाददाता राघवन का असेसमेंट यह है कि श्रीलंका में आम जनता ने संगठित होकर राष्ट्रपति के महल और प्रधानमंत्री के आवास पर कब्जा किया है। कोलंबो में मौजूद हजारों लोग प्रधानमंत्री के आवास पर अपनी जीत का जश्न मनाते दिखाई दिए और ये लोग कह रहे थे कि देश को नई लीडरशिप चाहिए, नया नेता चाहिए, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वो प्रेसिडेंशियल पैलेस में, प्राइम मिनिस्टर के घर में ऐसे ही डटे रहेंगे। प्रधानमंत्री के दफ्तर का एक और खास कमरा अब जनता के कब्जे में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीलंका सरकार का एक एम्बलम यहाँ पर लगा हुआ है, उसके ठीक सामने जो कुर्सी है जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री यहाँ पर बैठते हैं, और ये जो कमरा है बताया जा रहा है कि अधिकारियों के साथ बैठक जो करते हैं, जो डिसीजंस यहाँ पर सरकार लेती है उसका कमरा। लेकिन आप देखिए किस तरह से ताली बजाकर लोग इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री के दफ्तर का जो ये हिस्सा है वो भी अब जनता के कब्जे में है। पूरे प्रधानमंत्री के कार्यालय को जनता ने कब्जे में कर लिया है। एक मांग है कि रणनील विक्रमसिंघे को जाना होगा, लेकिन वो हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक फरमान जारी कर रहे हैं। पहले उन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी का ऐलान किया, वेस्टर्न प्रोविंस जहाँ पर फिलहाल हम मौजूद हैं राजधानी कोलंबो, वहाँ पर कर्फ्यू का ऐलान किया, और अब ये भी कहा है पुलिस और फोर्सेस से कि प्रदर्शनकारियों के साथ वो सख्ती से निपटें, अगर जरूरत पड़े तो उन्हें बंद किया जाए, उन्हें वहां से किसी भी तरह से बलपूर्वक खदेड़ा जाए। लेकिन लोगों को ये बिल्कुल भी बात पसंद नहीं आ रही है। लगातार एक के बाद यहाँ पर एक जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स है उसमें कब्जा हो रहा है। व्हाट इज नेक्स्ट मूव नाउ? यू हैव प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑन 20th, but its number are looked at it. Then again there is a possibility that the current politician will only become the president. Would you accept that presidency? Yes, we think develop the new member, young, educated, but more experience has, and not a politician family. They are the first rule. Any next one president is not coming in the president family or not coming the politician family. We are most like this is the poor person, and step by step in the develop persons are we are like to yes or move on to the president. Yes, thank you joining with us. And thank you. We are warmly thanks for your members, your channel, and India. You are from India. India is our best friend, and we are most appreciated you are joining with us. So thank you joining with us. साफ कहना है कि अब जो नया राष्ट्रपति हो वो किसी भी राजनीतिक परिवार से उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए, वो गरीब परिवार से होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ऐसे किसी सांसद को अगला राष्ट्रपति श्रीलंका का चुना जाता है तो ये हो सकता है कि ये संघर्ष जो जन आंदोलन है वो खत्म हो जाए। राघवन ने आज दिन भर लोगों से ये पूछा कि श्रीलंका में अब आगे होगा क्या, ये क्राइसिस खत्म कैसे होगा। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। एक्टिंग प्रेसिडेंट रणनील विक्रमसिंघे ने पार्लियामेंट के स्पीकर से अपील की है कि वो देश का नया प्रधानमंत्री चुने, जो ऐसा हो जो जनता को भी मंजूर हो, सत्ता पक्ष को भी मंजूर हो और विपक्ष को भी मंजूर हो। देश को नया प्राइम मिनिस्टर इसलिए भी चाहिए ताकि जो देश श्रीलंका की मदद करना चाहते हैं उनसे कोई बात तो कर सके। श्रीलंका का सबसे बड़ा साझेदार है चाइना। राजपक्षे परिवार का सबसे बड़ा दोस्त है चाइना। राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका के ज्यादातर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चाइना को दे दिए। चाइना ने श्रीलंका को कर्ज दिया और जब श्रीलंका की मुसीबत बढ़ गई तो चाइना चुपचाप किनारे हो गया। हालांकि चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज कहा कि चाइना श्रीलंका की मदद करेगा, श्रीलंका की सरकार के साथ बात करके कर्ज को रिस्ट्रक्चर करेगा। यानी चीन देगा कुछ नहीं, जो उसे लेना है वो ले लेगा, लेकिन थोड़ा वक्त दे देगा। लेकिन ये तभी संभव है जब ये पता हो कि वहां बात किससे करनी है। श्रीलंका के सामाजिक विकास और आर्थिक रिकवरी में चीन मदद देना लगातार जारी रखेगा। जहां तक श्रीलंका पर चीन के कर्ज का सवाल है तो हम उन वित्तीय संस्थानों को पूरा सहयोग देंगे जो श्रीलंका के साथ बातचीत करके इस समस्या का उचित समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं।
हम इस मामले में संबंधित देशों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों के साथ मिलकर लगातार काम करते रहेंगे ताकि इस मुश्किल वक्त में श्रीलंका की मदद कर सकें, उसकी जनता के ऊपर पड़ रहे बोझ को कुछ कम कर सकें, जिससे श्रीलंका का टिकाऊ विकास हो सके। 发挥积极作用。 इस बात में कोई शक नहीं है कि श्रीलंका में अगर सरकार बदल भी जाए तो भी आर्थिक हालात सुधरने में वक्त लगेगा, लोगों को रोजमर्रा की चीजें मुहैया कराने में वक्त लगेगा। श्रीलंका के ऊपर इस वक्त 4 लाख करोड़ से ज्यादा का विदेशी कर्ज है। इसमें से करीब 2 लाख करोड़ का लोन 2026 तक चुकाना है। इस साल 56,000 करोड़ का विदेशी कर्ज वापस करना है। और आप जानते हैं कि श्रीलंका के पास फॉरेन रिजर्व कितना है? कुल 250 करोड़ रुपए। कर्ज है 4 लाख करोड़ का और हाथ में है 250 करोड़। हालत इतनी खराब है। भारत ने श्रीलंका की मदद की है, वरना श्रीलंका की स्थिति और भी बदतर हो सकती थी। इस साल भारत करीब 32,000 करोड़ की मदद श्रीलंका को दे चुका है। दवाएं, खाने पीने का सामान और पेट्रोल सिर्फ भारत वहां भेज रहा है, वरना लोगों को न खाने को मिलता न दवाएं मिल पाती। और श्रीलंका के लोग जो बातें आपने सुनी उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। लोग जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के रिश्ते पुराने हैं। लोग जानते हैं कि मुसीबत के वक्त में भारत आज श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है। इसीलिए लोग वहां भारत के रिपोर्टर्स को भी वेलकम करते हैं और भारत को भी सलाम करते हैं। आज उदयपुर से भी चौंकाने वाली खबर आई। एनआईओ को इस बात के सबूत मिल गए कि उदयपुर में कन्हैयालाल का गला काटने का मामला हो या फिर अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या हो, ये आइसोलेटेड केसेस नहीं है, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। इस बात के भी सबूत मिले हैं कि साजिश के पीछे पाकिस्तान है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि गला काटने के लिए पाकिस्तान की तरफ से 300 टारगेट आइडेंटिफाई किए गए थे। लोगों को गला काटने की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी गई थी। कन्हैयालाल और उमेश कोल्हे की हत्या तो शुरुआत थी। साजिश तो ऐसे 300 और लोगों का गला काटने की थी जिन लोगों ने नूपुर शर्मा को या तो सोशल मीडिया पर सपोर्ट किया या उसके सपोर्ट में किसी पोस्ट को फॉरवर्ड किया। ऐसे 300 लोगों को पहचाना गया था। उदयपुर में कन्हैयालाल का गला काटने वाले मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद के फोन और दूसरे गैजेट्स की जांच रिपोर्ट आई तो अफसर भी चौंक गए। पता चला कि पूरे राजस्थान में 40 टारगेट सेट किए गए थे। कन्हैयालाल की हत्या जिसकी तरह से साजिश की गई, पूरे देश में इसी तरह से 300 टारगेट सेट किए गए थे। एनआईए ने जब गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज की कॉल डिटेल्स की जांच की, उनके व्हाट्सएप से मिले कंटेंट को एनालाइज किया तो पता चला कि नूपुर शर्मा का सपोर्ट करने वालों की हत्या कैसे करनी है, इसके लिए बाकायदा पाकिस्तान से ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही थी। राजस्थान के 6 जिलों में 40 लोगों को ऑनलाइन गला काटने की ट्रेनिंग दी गई थी और इसके बाद इन लोगों से बार बार कहा जा रहा था कुछ तो करो, कुछ करते क्यों नहीं, जल्दी करो। इस ट्रेनिंग को अरेंज करने में कन्हैयालाल की हत्या करने वाले रियाज और गौस मोहम्मद का एक्टिव रोल था। ये दोनों पहले पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ले चुके थे। अब भारत में पाकिस्तान से ऑनलाइन ट्रेनिंग अरेंज करवा रहे थे। इन दोनों की कराची में बैठे कुछ लोगों से लगातार बात होती थी। जानकारों का कहना है कि ये दोनों ही राजस्थान के नौजवानों को इस्लाम के नाम पर भड़काते थे और पाकिस्तान की साजिश में शामिल होने के लिए तैयार करते थे। ऑनलाइन ट्रेनिंग पूरी होने के बाद पाकिस्तान से 27 मई को एक फतवा जारी किया गया जिसमें कहा गया कि नूपुर शर्मा को सपोर्ट करने वालों की गर्दन काटनी है। जिन 40 लोगों को इस काम के लिए सेलेक्ट किया गया था उन्हें 40 टारगेट भी बता दिए गए थे। इन सभी लोगों को फोन कॉल और व्हाट्सएप वीडियो के जरिए समझाया गया कि गर्दन कैसे काटी जाती है। इन लोगों से कहा गया था कि जिस तरह तालिबान गला काटता है उसी तरह ये लोग भी अपने टारगेट का गला काटें और फिर उसका वीडियो बनाकर भेजें। इसीलिए मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ने कन्हैया पर हमले का वीडियो बनाया, फिर उसका गला काटने की जिम्मेदारी लेने का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। दूसरे लोगों को भी ऐसा ही करना था। प्लान तो यही था, लेकिन कन्हैयालाल के मर्डर के बाद पुलिस ने रियाज और गौस मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्टिव हो गई, एनआईए बीच में आ गई। इसलिए पाकिस्तान के दूसरे स्लीपर सेल्स अपने काम को अंजाम नहीं दे पाए।
पुलिस इस केस में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज से जब्त किए गए मोबाइल फोन से हो रहे हैं। इन्हीं फोन से पाकिस्तान की साजिश के सबूत मिले हैं। एनआईए और एटीएस की जांच में यह भी सामने आया कि अजमेर में पाकिस्तान से भेजी गई ऐसी किताबें बेची जा रही थी जिनमें इस्लाम के नाम पर दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत फैलाने की बातें कही हैं। ऐसी किताबें बेचने के लिए एक बुक सेलर को रोज 350 रुपए दिए जाते थे। पाकिस्तान में बैठे मौलानाओं के जहरीले भाषणों के टेप भी लोगों तक पहुंचाए जा रहे थे। कन्हैया लाल के कातिल अजमेर से इसी तरह की किताबें और वीडियो लेकर जाते थे और उदयपुर में लोगों को बांटते थे। अब यह भी साबित हो गया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का खादिम गौर चिश्ती 17 जून को उदयपुर गया था। उसने कुछ पैसे भी ट्रांसफर किए थे और वापस अजमेर लौट गया था। जांच एजेंसियों को लग रहा है कि गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज गौर चिश्ती के इशारे पर ही काम कर रहे थे। अब गौर चिश्ती को पाकिस्तान से कौन डायरेक्टिव दे रहा था, इसका खुलासा तभी होगा जब गौर चिश्ती पकड़ में आएगा। इसलिए फिलहाल जांच एजेंसियों का फोकस गौर चिश्ती को खोजने पर है। एनआईए और एटीएस की जांच में सामने आया है कि अजमेर में धार्मिक आपत्तिजनक किताबें बेची जाती थीं और बाकायदा इस किताब को बेचने के लिए बुक सेलर को 350 रुपए रोज के दिए जाते थे। इसी दुकान से रियाज और गौस किताब खरीदते थे और भड़काऊ तकरीरें भी करते थे। अजमेर में ही ये माना जा रहा है कि गौहर चिश्ती का रियाज और गौस से कनेक्शन है, जिसकी मुलाकात भी हुई है और गौहर चिश्ती के अब अकाउंट डिटेल्स एनआईए खंगालेगी, क्योंकि जिस दिन यानी 17 जून को गौहर चिश्ती ने दरगाह के बाहर भड़काऊ भाषण दिए, उसी दिन गौहर चिश्ती शाम को यानी 6 बजे उदयपुर पहुंचा और वहीं से उसने बाकायदा पैसा भी ट्रांसफर किया। ये पैसा किसको ट्रांसफर किया है, क्या रियाज और गौस को इसने पैसा दिया था, इस तमाम चीजों को जांचने के लिए एनआईए अब गौहर चिश्ती की तमाम अकाउंट डिटेल खंगालने जा रही है। गौहर चिश्ती 17 जून से ही फरार है, जिसको पुलिस और एनआईए शिद्दत से तलाश रही है। गौर चिश्ती वो शख्स है जिसने 17 जून को अजमेर में ख्वाजा की दरगाह के बाहर खड़े होकर लोगों से सर तन से जुदा के नारे लगवाए थे, लोगों को भड़काया था। इसके बाद इसी तरह के नारे 20 जून को उदयपुर में लगे थे और 28 जून को उदयपुर में कन्हैया लाल का गला काट दिया गया। इसीलिए आज पुलिस ने जहरीले नारे लगाने वाले 2 और लोगों को अरेस्ट किया है। गुलाम दस्तगीर और हाफिज कादरी नाम के ये दोनों आरोपी उस भीड़ में शामिल थे जिन्होंने 20 जून को उदयपुर में कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर सर तन से जुदा के नारे लगाए थे। लोगों का कहना है कि लोगों ने साइलेंट मार्च निकालने के नाम पर परमिशन ली थी, लेकिन जानबूझकर साजिश के तहत भड़काऊ नारे लगाए। इसी मामले में कल अंजुमन सोसाइटी के अध्यक्ष मुजीब सिद्दीकी को भी हिरासत में लिया गया था, क्योंकि रैली के लिए प्रशासन को चिट्ठी मुजीब सिद्दीकी ने ही लिखी थी। और आज राजस्थान पुलिस ने 2 और लोगों को अरेस्ट किया। ये 20 जून को कलेक्ट्रेट पर एक मौन जुलूस निकाला गया था, जिसके अंदर कुछ शर्तों का उल्लंघन हुआ और भड़काऊ नारे भी लगाए गए। तो उसके अंतर्गत एक भोपालपुरा पुलिस थाने पर एक मुकदमा दर्ज किया है, तो जिसके अंदर अभी अनुसंधान चल रहा है और हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक एचएसबी है गुलाम दस्तगीर और दूसरे का नाम हाफिज है, जो कि उसके अंदर नारे लगाने वाले लोगों में थे और उकसाने वाले लोगों में भी थे। उदयपुर और अमरावती में नूपुर शर्मा का सपोर्ट करने के नाम पर 2 लोगों का गला काट दिया गया। उस वक्त कुछ लोग कह रहे थे ये किसी सिरफिरे लोगों का काम है। फिर पता चला कि नूपुर शर्मा को सपोर्ट करने वालों को पहले ही धमकियां दी जा रही थी। फिर कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई, कुछ लोग शिकायत करने के लिए भी सामने आ गए। तब भी यही कहा गया कि इस तरह की हरकतें करने वाले कुछ गुमराह नौजवान हैं जो मजहब के नाम पर बहक जाते हैं। लेकिन आपको याद होगा उस वक्त मैंने कहा था ये कोई छोटी घटनाएं नहीं है, ये हत्या नहीं है, ये आइसोलेटेड एक्ट ऑफ वायलेंस नहीं है, ये दहशत फैलाने की साजिश है। और आज ये बात कंफर्म हो गई, ये बात सामने आ गई कि बाकायदा 300 टारगेट आइडेंटिफाई किए गए थे, पाकिस्तान से 40 लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी। इसके बाद उन लोगों को समझ आना चाहिए जो इस बात को हिंदू मुसलमान की तकरार का मसला बनाकर लोगों को भड़काने की कोशिश में लगे हुए हैं। हर बात में अपनी सरकार पर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस तरह की बातों से पाकिस्तान के दहशतगर्दों को शेल्टर मिलता है, उन्हें साजिश करने का और मौका मिलता है।
वैसे इस मामले में आज कांग्रेस के नेता भी कटघरे में खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान के एक पत्रकार ने दावा किया है कि वो कांग्रेस के जमाने में 5 बार भारत आया, उसे 3 के बजाय 7 शहरों का वीजा दिया गया। उसने दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, चंडीगढ़ समेत तमाम शहरों का दौरा किया, वहां के वीडियोस बनाए, मुसलमानों की क्या हालत है इसकी डिटेल में स्टडी की और सारी इंफॉर्मेशन आईएसआई को दी। इस शख्स का दावा है कि आतंकवाद के खिलाफ उसे एक सेमिनार में चंडीगढ़ भी बुलाया गया था। इस सेमिनार में चीफ गेस्ट उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी थे। मैंने 5 दौरे किए। एक दौरा मुझे दावत दी गई थी चंडीगढ़ में, जिसमें कि जनरल तलब मसूद थे, नजमुद्दीन शेख थे और मैं था। तो मैंने वहाँ पर दौरे किए और वहाँ के जो 22 एक दफ़ा ये दौरा तो 10 दिन का था, चंडीगढ़ का 2005 में, फिर बाद में 2006 में मैं गया तो हैदराबाद, दक्कन, बेंगलोर और फिर चेन्नई गया। फिर इसके बाद में मैं जब एक दफ़ा गया, 1 महीने के लिए गया, तो फिर वो मैं कलकत्ता भी गया, पटना भी गया, लखनऊ गया और वहाँ पर उस ज़माने में इलाहाबाद का भी मेरे पास वीज़ा था। तो खुर्शीद कुसूरी साहब जो थे वो यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने मेहरबानी करके मुझे 7 शहरों का वीज़ा दिला दिया। अमूमी तौर पर इंडिया के जो लोग हैं, जो इंडिया में 3 शहरों का वीज़ा देते हैं, जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो 3 शहरों देते हैं, उन्होंने 7 का दिला दिया। हमने रीजनेबली इंडिया के मामलात को समझने की कोशिश की है और ख़ुसूसन मुसलमानों के जो हालात हैं उन पर हमने तवज्जो दी है। और वहाँ पर जो सारे उर्दू के अखबारात हैं वो सारे अखबारात हमारे दोस्त हैं। यानी 2011 में मैं लास्ट गया था, जब वो दिल्ली में एक जफरुल इस्लाम साहब हैं जो मिल्ली गज़ट निकालते हैं, वहाँ का अखबार अंग्रेज़ी में, उन्होंने हमें बुलाया था। तो 2010 में फिर हमें बुलाया गया जब हामिद अंसारी साहब नायब सदर थे, तो एक सेमिनार था बहुत बड़ा जिसमें टेररिज्म पे था, तो उन्होंने उस वक्त भी हमारे पास हम ज़ाहिर है कि हमने 15 सूबों में हमने गए हैं, 29 सूबे हैं उनके। खुर्शीद कुसूरी ने मुझसे कहा कि भाई ये जो तुम इंफॉर्मेशन लाए हो ये तुम इसको दे दो कियानी को। उस ज़माने में कियानी डीजी ऐसा ही था। मैंने भाई मैं तो नहीं दूंगा, लेकिन आप देना चाहते हैं दे दें, मैं आपको ये दे के जा रहा हूँ। तो खैर वो उन्होंने दे दी थी। फिर बाद में किसी आदमी ने, एक ब्रिगेडियर ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि साहब ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें और मिल जाए तो अच्छा। तो मैंने कहा भाई ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है, इस पर ही काम करो। तो इनका एक रिसर्च भी ज़रूर है, ये नहीं कह सकते कि आप ये लोग वहाँ के हालात को नहीं जानते हैं। हमारे जो आईएसआई जो है वहाँ के सारे शहरों के बारे में इनके पास इंफॉर्मेशन है, उनकी जो लिविंग है, उनके यहाँ जो कमजोरियां हैं, जहाँ पर वो सब जानते हैं। नुसरत मिर्जा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि वो 5 बार इंडिया आए, एक महीने तक रुके, सरकार ने उन्हें 3 के बजाय 7 शहरों का वीजा दिया। वो उन शहरों में गए, वहां के वीडियो बनाए, इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और ये सब आईएसआई तक पहुंचा दिया। अब इसका मतलब तो साफ है कि नुसरत मिर्जा पाकिस्तान के जर्नलिस्ट बनकर आए और काम आईएसआई के एजेंट का किया, जासूसी की। क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने नुसरत मिर्जा के प्रति दरियादली दिखाई, इसलिए आज बीजेपी ने नुसरत मिर्जा के बयान को मुद्दा बनाया। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि अब हामिद अंसारी बताएं कि उन्होंने पाकिस्तान के पत्रकार को आतंकवाद के खिलाफ सेमिनार में क्यों बुलाया था, और सोनिया गांधी जवाब दें कि मनमोहन सिंह की सरकार ने पाकिस्तान के जासूस पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई। कांग्रेस की सरकार 2005 से 2011 के बीच में 5 बार ऐसे व्यक्ति को भारत आने का निमंत्रण देती है, वो भी हामिद अंसारी जी देते हैं। वही जानकारी हमारे देश की सेना हमारे देश के नागरिकों के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो देश की जनता यह पूछना चाहती है कि आतंकवाद का खात्मा करने के लिए क्या
कांग्रेस की जो सरकार रही उसकी यह नीति थी। कहता है कि वैसे तो वीजा 3 शहरों में जाने का मिलता है भारत में, लेकिन मुझे 7 शहरों में जाने का वीजा मिला। तेरी मेहरबानियां, 3 क्यों, 7 शहर जाओ, वहां का अध्ययन करो, जो जानकारी आतंकवादी हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं पूरा रेकी करो, पूरा अध्ययन करो और उसके बाद वो साझा करो। हामिद अंसारी जी ने इन पत्रकार महोदय को आतंकवाद पे एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा था और बुलाया और कहा कि आप भारत को सीख दीजिए। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी तो शायद देश में नहीं है, लेकिन यह आशा जरूर है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो भी इसका संज्ञान लेंगे और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। नुसरत मिर्जा का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सर्कुलेट हुआ, वायरल होने लगा तो इसकी काफी चर्चा हुई। कांग्रेस में थोड़ी हलचल हुई। शाम को हामिद अंसारी का एक बयान आया। हामिद अंसारी ने कहा कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर जो भी विदेशी मेहमान बुलाए जाते हैं वो विदेश मंत्रालय की सिफारिश पर बुलाए जाते हैं, इसमें वाइस प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता। हामिद अंसारी ने कहा कि उन्होंने टेररिज्म पर एक कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी, वो चीफ गेस्ट थे, लेकिन उसमें कौन कौन आया था उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को न जानते हैं न पहचानते हैं, वो भी उस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ था, इसकी भी कोई उन्हें जानकारी नहीं है। कांग्रेस ने भी हामिद अंसारी का बचाव किया। कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदीप सप्पल ने कहा कि नुसरत मिर्जा ने तो कहा ही नहीं कि उसे हामिद अंसारी ने भारत आने का न्योता दिया था। जिस प्रोग्राम में वो गया था उसके होस्ट तो हामिद अंसारी थे ही नहीं। जब हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति थे उस वक्त गुरदीप सप्पल हामिद अंसारी के ओएसडी थे। सप्पल ने कहा कि बीजेपी बेबुनियाद आरोप लगा रही है जिसका कोई मतलब नहीं है। तथ्य यह है कि हामिद अंसारी जी ना कभी नुसरत मिर्जा को मिले, ना कभी उनसे कोई मुलाकात की, ना कभी उन्होंने उनको कहीं पे भी आमंत्रित किया, किसी प्रोग्राम में इनवाइट किया या भारत में इनवाइट किया। ये बात रिकॉर्ड्स में है। भारत के लिए कोई भी व्यक्ति जो वीजा अप्लाई करता है, खासतौर पर पाकिस्तानी अगर कोई व्यक्ति है, तो उसको कौन इनवाइट कर रहा है, किसके आधार पर वीजा देना है, ये सारी जानकारी भारतीय दूतावास के दस्तावेजों में सुरक्षित रहती है। अच्छा होता कि भारत सरकार जो कि भारतीय जनता पार्टी चला रही है वो विदेश मंत्रालय के अधिकारी से कहती कि वो कागज देखें और ये तय करें, क्योंकि हामिद अंसारी जी ने उपराष्ट्रपति रहते हुए, उसके पहले या उसके बाद ना वो मिर्जा को जानते हैं ना कभी उसको बुलाया है। कांग्रेस के प्रवक्ता की बात आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि हामिद अंसारी ने पाकिस्तानी पत्रकार को नहीं बुलाया था, नुसरत मिर्जा को तो भारत सरकार ने इनवाइट किया था। अब इनसे पूछा जाए उस वक्त सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को भारत बुलाया जो आईएसआई का एजेंट था, उसे 3 के बजाय 7 शहरों का वीजा देकर घुमाया, उसने सारी जानकारी आईएसआई को दी। अब इसका जिम्मेदार कौन है? अगर कांग्रेस से गलती हुई तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन मुश्किल यह है कि कांग्रेस के नेता एक विवाद से पीछा छुड़ाते हैं, उससे पहले दूसरे विवाद को जन्म दे देते हैं और फिर सफाई देते घूमते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अजय कुमार। अजय कुमार ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के बारे में ऐसा कमेंट कर दिया जिस पर कांग्रेस को सफाई देनी पड़ रही है। अजय कुमार का कहना है कि द्रौपदी मुर्मू एक इविल फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब बुरी विचारधारा को सपोर्ट करती हैं, इसलिए उन्हें आदिवासी समाज का प्रतीक नहीं बनाना चाहिए। मैं आपको अजय कुमार का बयान सुनाऊं, इससे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि उनका इशारा किधर था। असल में अजय कुमार ने जो कुछ कहा, जिस इविल फिलॉसफी के शब्द का इस्तेमाल किया, उनका इशारा बीजेपी और आरएसएस की तरफ था। हालांकि अजय कुमार ने सिर्फ द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी पर सवाल नहीं उठाए, उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बारे में भी ऐसी बातें कही जो राष्ट्रपति पद की मर्यादा के खिलाफ है।
It's not about Draupadi Murmu. It's not individual at all. ये द्रौपदी मुर्मू का सवाल नहीं है, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये दोनों कैंडिडेट की तुलना का सवाल है। यशवंत सिन्हा जी भी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और द्रौपदी मुर्मू जी का व्यक्तित्व भी बहुत शालीन है, लेकिन वो भारत की एक इविल फिलॉसफी का प्रतिनिधित्व करती है। हमें द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी का प्रतीक नहीं बनाना चाहिए। आपके सामने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। आप बताइए कि रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति रहते हाथरस जैसी घटना हो गई, क्या उन्होंने एक भी शब्द कहा? पूरे देश में अनुसूचित जाति के लोगों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। अनुसूचित जाति के लोगों की हालत बदतर हो गई है। प्रतीक बनाकर भारत के लोगों को बेवकूफ बनाना मोदी सरकार का यही काम है। यह देश की आत्मा की लड़ाई है और समान विचारधारा वाले दलों को यशवंत सिन्हा को वोट करना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने द्रौपदी मुर्मू पर हमला किया तो बीजेपी के तमाम आदिवासी नेताओं ने इस पर नाराजगी जाहिर की। अर्जुन मुंडा केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि अजय कुमार ने जो कुछ कहा उससे साफ हो गया कि कांग्रेस आदिवासियों के बारे में क्या सोचती है। कांग्रेस की मानसिकता आदिवासी विरोधी है। और इसके बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस सामंती मानसिकता वाली पार्टी है। कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि दलित, आदिवासी और दबे कुचले वर्ग के लोग देश के सर्वोच्च पद पर बैठे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जो काम कांग्रेस ने नहीं किया वो बीजेपी ने कर दिया, इसलिए कांग्रेस के नेता परेशान हैं। तो कांग्रेस पार्टी का पेट में दर्द हो रही है, स्वाभाविक है उनका दर्द होना, क्योंकि उन्होंने कभी भी आदिवासियों के बारे में उनको मान मिले, सम्मान मिले, उनको भी कोई जगह मिले, तो इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी या इंडिया ऐसे भी कोई निर्णय करेगी। तो आज उनको परेशानी, वो परेशानी खुद दिख रहा है उनके। और ये तो वही मानसिकता है जिसको बोलते हैं ना परिवारवाद या सामंतवाद। वो जो मानसिकता है वो मानसिकता कांग्रेस पार्टी की साफ डॉक्टर अजय की बात से ही स्पष्ट हो गया कि वो आदिवासियों के बारे में, महिलाओं के बारे में क्या सोचती है। जब मामला बढ़ गया, कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। अजय कुमार से बयान पर सफाई देने को कहा गया। अजय कुमार ने सफाई दी, लेकिन मामला और उलझा दिया। उन्होंने ये तो नहीं माना कि कुछ गलत कहा, बल्कि ये कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा वो बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ कहा। इसमें द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कुछ नहीं था, वो बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ बोल रहे थे। जो एनडीए की विचारधारा पर हमने जो टिप्पणी की थी, बीजेपी के जो नफरत वाली, जहरीली वाली जो विचारधारा है, इसी विचारधारा को तो सरदार पटेल ने बैन किया था 1950 में। गांधी जी के हत्या के बाद लगातार जो है आरएसएस के जो हाथ उसमें दिखाई दिए थे, तो उस विचारधारा के खिलाफ हमने टिप्पणी की। आदिवासी समाज के लिए सबसे कारगर कानून, इंप्लीमेंटेशन ऑफ 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल एंड 7th शेड्यूल, आदिवासी समाज के लिए राजीव गांधी जी ने जो है पारित की। और ये बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को कि आदिवासी विरोधी है। ये सबसे ज्यादा इनकी मानसिकता आदिवासी विरोधी हमेशा रहा है। चूंकि अजय कुमार ने सफाई दी लेकिन अपने बयान पर कायम रहे, इसलिए बीजेपी के बाद कुछ दूसरी पार्टियों ने भी अजय के बयान का विरोध किया। शिवसेना ने भी कहा कि अजय कुमार का बयान ठीक नहीं है। किसी महिला के बारे में, आदिवासी के बारे में और जो देश के सबसे बड़े पद पर बैठने जा रही हो, ऐसी महिला के खिलाफ गलत बातें नहीं कहनी चाहिए। शिवसेना इस मुद्दे पर कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करती। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने भी कांग्रेस को नसीहत दी। कहा कांग्रेस की जो हालत है उसकी वजह ऐसी ही बयानबाजी है, इसलिए कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को अजय कुमार के बयान से खुद को अलग करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो कमजोर होती है, खराब होती है और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कम होती है, उसका कारण ऐसे ही बयान। कांग्रेस पार्टी को उनके बयान को निरस्त करना चाहिए और एक दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय की सर्वोच्च पद की उम्मीदवार मुर्मू जी के प्रति की गई ये शब्दावली कि वो इविल विचारों की प्रतिनिधि हैं, उसके लिए अफसोस जाहिर करना चाहिए। मामला जब ज्यादा बढ़ गया तो कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ सामने आए। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को लेकर जो कुछ कहा गया ये न तो कांग्रेस की सोच है, न कांग्रेस का विचार है और न कांग्रेस का बयान है।
गौरव वल्लभ ने कहा कि अजय कुमार ने जो कहा वो उनकी निजी राय हो सकती है, कांग्रेस उनकी राय से इत्तेफाक नहीं रखती। गौरव वल्लभ तो ये कहकर चले गए, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद कांग्रेस के एक और नेता का बयान आया, उन्होंने अजय कुमार को सपोर्ट किया। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे ने कहा कि अजय कुमार ने जो कहा उसमें कुछ गलत नहीं था। अजय कुमार जी ने एकदम सही कहा। सवाल दो कैंडिडेट में से कौन अच्छा है, यशवंत सिन्हा जी या द्रौपदी मुर्मू जी, इसका नहीं है। द्रौपदी मुर्मू जी एविल फिलोसॉफी को यानी दुष्ट विचार को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब यही है कि द्रौपदी मुर्मू जी मोदी जी और बीजेपी, जिन्होंने इस देश का संविधान धोखे में लाया है, जिन्होंने इस देश की लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्थाओं को धोखे में लाया है, ऐसे पार्टी की कैंडिडेट है जिनके निर्वाचित होने से इस देश का संविधान और इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं, लोकतंत्र बचेगा नहीं, ये इसका मतलब है। जब लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, तो राजनीतिक दलों के बीच में बयानबाजी होती है, उम्मीदवारों का नाम लेकर कमेंट किए जाते हैं और ये चलता है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव हो तो फिर इसमें जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में वोट तो मांगे जाते हैं, सपोर्ट तो जुटाया जाता है, लेकिन उम्मीदवारों को लेकर बयानबाजी नहीं होती। ये परंपरा है और लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होता है। इसलिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उम्मीदवार को लेकर छोटे लेवल की बयानबाजी को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। और अजय कुमार ऐसे नेता हैं जिन्हें नियम, कानून और परंपराओं की जानकारी पूरी तरह है, क्योंकि वो आईपीएस अफसर रहे हैं, झारखंड में नौकरी की है और झारखंड से ही सियासत की है, जमशेदपुर से सांसद रहे हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठती है तो ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए अजय कुमार को इधर उधर की बातें करने के बजाय अपनी गलती माननी चाहिए, अपने बयान वापस लेना चाहिए और द्रौपदी मुर्मू से माफी भी मांगनी चाहिए। अगर कोई आपको यह बताए कि देश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर संडे को, रविवार को स्कूल खुलते हैं और छुट्टी फ्राइडे के दिन होती है, तो शायद आप यकीन न करें, लेकिन ये बात सही है। झारखंड में 100 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिनमें जुमे के दिन छुट्टी होती है और संडे को स्कूल खुलता है। जब यह बात सामने आई तो मैंने इंडिया टीवी के संवाददाता विवेक शांडिल को जामताड़ा भेजा। विवेक शांडिल वहां पहुंचे तो पता लगा, जैसे ही बात फैली, बहुत से स्कूलों में संडे के बजाय जुमे को, फ्राइडे को छुट्टी होती है, तो सरकार ने तुरंत सभी स्कूलों को शुक्रवार को खोलने और संडे को छुट्टी करने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि इंडिया टीवी की टीम जब जामताड़ा के कुछ स्कूलों में पहुंची तो जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। जामताड़ा जिले के हीरापुर गांव के एक स्कूल में बच्चे जो प्रेयर कर रहे थे वो शिक्षा विभाग की गाइडलाइन से अलग थी। इसके अलावा स्कूल की दीवार पर मिड डे मील का जो चार्ट लगा था उसमें भी लिखा था कि शुक्रवार के दिन छुट्टी होती है और संडे को स्कूल खुलेगा। हालांकि सरकार का नया आदेश आने के बाद अब दीवार पर बने इस चार्ट को भी बदलने की कोशिश की गई। यहाँ पर शुक्रवार और रविवार में आपको जो दिख रहा होगा, शुक्रवार को जो खाना, ये दरअसल जो मिड डे मील एमडीएम आप ऊपर देख रहे होंगे, ये मिड डे मील का मेन्यू है। शुक्रवार को खाना मिलता है एक उबला अंडा और फल, और उसके बाद चावल दाल सब्जी। लेकिन आप ध्यान देंगे तो ये ओवरराइट किया गया है। आप देखिए, इसमें चावल दाल सब्जी के जगह पहले एक ब्लैंक लाइन देखेंगे और एक उबला अंडा और फल ऊपर से लिखा गया, और नीचे क्या था, नीचे अवकाश लिखा हुआ था। हालांकि आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वो ओवरराइट किया गया क्योंकि डीसी ने आदेश जारी कर दिया है। और अब रविवार को क्या लिखा गया है, रविवार को अवकाश लिखा गया है और उधर ब्लैंक छोड़ा गया है, यानी कि रविवार को स्कूल में छुट्टी रहेगी, स्कूल बंद रहेगा। जामताड़ा के स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि ये कुछ महीनों का मामला नहीं है। 2004 में जब वो स्कूल में आए थे उस वक्त भी स्कूल में शुक्रवार को ही छुट्टी होती थी और संडे को स्कूल खुलता था। उसी परंपरा को फॉलो करते रहे। यहाँ जो है मोहम्मदम माहौल था और पहले से चल रहा था, तो उसी अनुसार से हम लोग चला रहे थे। ग्रामीण भी इस पर दबाव नहीं दिया, बोला जैसे विभाग चाहेगा वैसे करे, हम उसमें राजी हैं। तो ये पढ़ाई यहाँ पर शुक्रवार को नहीं होती थी और रविवार को कराई जाती थी जी। लेकिन अब फिलहाल सुना है कि डीसी ने आदेश जारी किया कुछ।
डीसी आदेश जारी किया है तो हम लोग तो सामान्य की विद्यालय की तरह चालू कर दिए हैं। सामान्य विद्यालय, तो अब क्या बदल गया? अब तो वही रविवार को छुट्टी करते हैं, शुक्रवार पढ़ाई होता है। शुक्रवार पढ़ाई होती है जी। अब सरकार के आदेश के बाद प्रशासन ने शुक्रवार को स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश का पालन भी हो रहा है। जामताड़ा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फैज अहमद ने कहा कि प्रशासन को यह पता ही नहीं था कि कुछ स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी होने लगी है। अब अगर कोई स्कूल ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि कुछ टाइमिंग्स में छेड़छाड़ हुई है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और एसडीओ को सख्त निर्देश दिया गया है, जो भी सरकारी गाइडलाइंस है केवल उसी के हिसाब से सारे स्कूल संचालित होंगे और कोई अगर जिद करता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी तो मैनेजमेंट कमेटी को भंग करके पुनः बहाल किया जाएगा। अब कहना पड़ेगा कि डीएम साहब जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। सच तो है कि प्रशासन को सब कुछ पता था। जामताड़ा के स्कूल टीचर ने बताया कि शिक्षा विभाग के अफसर कई बार स्कूलों की चेकिंग करने संडे को आते थे। वो मिड डे मील की क्वालिटी देखते थे, स्कूल में टीचर आ रहे हैं या नहीं इसकी जांच करते थे। वो अफसर कैसे कह सकते हैं कि उन्हें पता नहीं था कि संडे को स्कूल खुलता है और छुट्टी जुमे के दिन होती है। हम लोग जब से जैसे हम यहाँ 2005 से तब से तो जो सिस्टम यही चला आ रहा है कि शुक्रवार बंद रहता है और रविवार को इस विद्यालय चलती है। तो आपने इसके बाद कई बार ये क्या कहते हैं यहाँ जांच भी या डीएससी का जांच भी हुआ है, जिसमें रविवार को वो आए हैं जांच करने। जब रविवार अगर बंद है तो फिर विद्यालय चल क्यों रहे? और डीएससी जब आके जांच किए हैं और उसमें पाया कि हम लोगों के पास प्रमाण भी है रजिस्टर में, जो हमारे यहाँ विद्यालय यानी विभाग को जानकारी थी इस बात की, लेकिन ये सिस्टम एक फॉलो हो रहा था बहुत पुराने समय से, तो इस पर कभी किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। एक परंपरा जैसा वो चला आ रहा है। मजे की बात यह है कि जब हमारी टीम ने झारखंड के शिक्षा मंत्री से स्कूलों में जुमे की छुट्टी का कारण पूछा तो मंत्री महोदय ने कहा कि ये तो 1977 से हो रहा था, क्योंकि किसने ऑब्जेक्ट नहीं किया इसलिए चलता रहा। मतलब पता सबको था लेकिन एक्शन नहीं हुआ। और एक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जिन स्कूलों में जुमे को छुट्टी होती थी वो सारे मुस्लिम इलाकों में थे और मामला वोट बैंक का था। ये एक कड़वा सच है। अब मैं आपको बारिश से हुई तबाही का हाल बता दूं। महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर जारी है। नासिक, सतारा, जलगांव, नागपुर, नंदुरबार, पुणे, पालघर, ठाणे, नांदेड़, अमरावती, रत्नागिरी, लातूर और यवतमाल जैसे 27 जिलों में बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बहुत बढ़ा दी है। अब तक कुल 89 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें गोंदिया की हैं, जहां बाढ़ की वजह से सड़क गायब हो गई। लोग जहां हैं वहीं फंसे हुए हैं। चंद्रपुर में यात्रियों से भरी एक बस पानी में फंस गई। बस में 35 लोग सवार थे, जिन्हें बड़ी मशक्कत के बाद सही सलामत निकाल लिया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।